नमस्ते और हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भू राजनीति यानी एंशिएंट जियोपॉलिटिक्स की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का पहला सुपर पावर बन गया। क्योंकि ये पूरा इतिहास कई सदियों में फैला हुआ है, तो चलिए एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। हम मगध के एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप से लेकर सब कुछ बदल देने वाले एक बाहरी झटके तक का सफर ट्रैक करेंगे और अंत में इस अल्टीमेट साम्राज्य की पूरी वर्किंग मशीनरी को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर एक छोटा सा इलाका पूरे उपमहाद्वीप का पहला सुपर पावर कैसे बन गया? सच तो ये है कि मौर्य साम्राज्य का उदय सिर्फ कुछ रैंडम युद्धों का नतीजा बिल्कुल नहीं था। ये भूगोल और रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेहद कैलकुलेटेड गेम था। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मगध का उदय। आज का जो बिहार राज्य है, वहीं से इसके शुरुआती शासकों ने एक विशाल साम्राज्य के लिए शानदार मंच तैयार किया था। मौर्यों के आने से बहुत पहले ही बेस तैयार हो रहा था। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की शुरुआत की और कूटनीतिक शादियों के जरिए अपना दायरा बढ़ाया। फिर शिशुराग वंश आया, जिसने अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य को पूरी तरह तबाह कर दिया। और फिर 343 ईसा पूर्व में नंद वंश ने सत्ता संभाली, जिन्होंने अपने समय में 3000 हाथियों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली थी। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, साम्राज्य का ब्लूप्रिंट। आखिर उस समय के 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही क्यों सफल हुआ और बाकी 15 क्यों विफल हो गए? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। मगध की 2 राजधानियों का स्ट्रेटेजिक डिजाइन जरा देखिए। पहली राजगीर पूरी तरह से 5 अभेद्य पहाड़ियों से घिरी थी, और बाद में पाटलिपुत्र, जो गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन, इन 4 नदियों से घिरा एक परफेक्ट जलदुर्ग यानी वाटर फोर्ट था। इन गजब के प्राकृतिक सुरक्षा कवच की वजह से उन्हें जीतना लगभग असंभव था। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, उनके पास संसाधनों की एक परफेक्ट रेसिपी थी। लोहे के विशाल भंडार से सबसे खतरनाक हथियार बने। उपजाऊ जमीन ने इतना एक्स्ट्रा अनाज दिया कि उस पर टैक्स लगाकर एक विशाल सेना को फंड किया जा सका। जंगलों से हाथियों की बड़ी फौज मिली और नदियों के जाल ने व्यापार और टोल टैक्स के रास्ते खोल दिए। ये सब मिलकर एक ऐसा मिलिट्री इंजन बन गया जिसे रोक पाना सच में नामुमकिन था। तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सिकंदर का भारत अभियान। ठीक उसी समय जब मगध अपनी पावर के पीक पर था, उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर एक बाहरी तूफान आ टकराया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर का अभियान 326 ईसा पूर्व में खैबर पास पार करने के साथ शुरू हुआ। तक्षशिला के सरेंडर और राजा पोरस को हराने तक वो अजेय रहा, लेकिन फिर ब्यास नदी पर आकर उसकी सेना ने आखिरकार बगावत कर दी। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि वे सालों से लगातार युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे, भारत की भयंकर गर्मी से बेहाल थे, और सबसे बड़ी बात, वे मगध की उस विशाल सेना का सामना करने के ख्याल से ही बुरी तरह डरे हुए थे। लेकिन इस सब का अल्टीमेट बटरफ्लाई इफेक्ट क्या हुआ? सिकंदर ने नए जमीनी और समुद्री व्यापारिक रास्ते खोले और एकदम सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड छोड़े। पर सबसे क्रूशियल बात, उसने उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे स्थानीय कबीलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। एक तरह से उसने जाने अनजाने में भविष्य के मौर्य साम्राज्य के लिए एक परफेक्ट पावर वैक्यूम बनाकर बहुत बड़ा फेवर कर दिया था। और अब चौथे सेक्शन में उस पावर वैक्यूम को भरने की बारी थी। यही एंट्री होती है हमारे फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्हें बैक कर रहे थे इतिहास के सबसे शानदार रणनीतिकार चाणक्य। पर चंद्रगुप्त असल में आए कहाँ से थे? ऐतिहासिक स्रोतों को देखें तो उनमें भारी मतभेद हैं। बौद्ध ग्रंथ उन्हें एक कुलीन क्षत्रिय या मौर्य वंश का बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुराण और ग्रीक ग्रंथ उन्हें शूद्र या बेहद निचले और साधारण बैकग्राउंड का बताते हैं। यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए ये समझना जरूरी है कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ एक ही इंसान के बारे में कितने अलग अलग विचार रखते हैं। लेकिन उनके ओरिजिन से भी ज्यादा हैरान करने वाला ये नंबर है, 6 लाख। ग्रीक लेखकों के अनुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का साइज था। इसी भारी भरकम सेना के दम पर उन्होंने पूरे देश को जीत लिया और सेल्यूकस निकेटर जैसे शक्तिशाली ग्रीक गवर्नर को भी धूल चटा दी। इतिहास के ये मानवीय पहलू सच में गजब हैं। क्या आपको पता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे ताकि शरीर इम्यून हो जाए? एक दिन गलती से उनकी गर्भवती पत्नी ने वो खाना खा लिया
तब उनके बेटे बिंदुसार को बचाने के लिए चाणक्य को एक प्रिमिटिव सी सेक्शन करना पड़ा। वही बिंदुसार बड़े होकर ग्रीक राजाओं को एक कैजुअल लेटर लिखते हैं जिसमें वो मीठी वाइन, सूखे अंजीर और एक फिलोसोफर भेजने की मांग करते हैं। मतलब कूटनीति का एकदम अलग ही अंदाज। अब 5वें सेक्शन में हम मौर्य प्रशासन के अंदर झांकेंगे। इतने बड़े और अकल्पनीय स्केल के साम्राज्य को असल में चलाया कैसे जाता था? प्राचीन नौकरशाही को अगर हम आज के सिस्टम से कंपेयर करें तो आप हैरान रह जाएंगे। तीर्थ या अमात्य बिल्कुल आज के सेक्रेटरी या उच्च अधिकारियों जैसे थे। प्रादेशिक का काम आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जैसा था। स्थानिक टैक्स कलेक्शन देखते थे और दुर्गपाल किलों की रक्षा करते थे। ये साफ दिखाता है कि उनका गवर्नेंस मॉडल कितना ज्यादा एडवांस्ड था। इस पूरे सिस्टम का पावर फ्लो बेहद सुनियोजित था। पाटलिपुत्र में एक हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने सत्ता को 4 बड़ी प्रांतीय राजधानियों में बांट रखा था। तोसाली, उज्जैन, सुवर्णगिरी और तक्षशिला, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड कॉर्पोरेट मशीन की तरह। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, इन प्राचीन ऐतिहासिक स्रोतों को डिकोड करना। आज हमारे पास जो भी इतनी बारीक जानकारी मौजूद है वो मुख्य रूप से 2 बेहद अहम दस्तावेजों की बदौलत है। इन स्रोतों को पढ़ना किसी हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बनने से कम नहीं है। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से भारत में 9 प्रकार के दासों यानी स्लेव्स का जिक्र करता है। लेकिन वहीं ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में दावा करते हैं कि भारत में तो 0 स्लेव थे। क्यों? क्योंकि भारत में दासों की स्थिति वैसी क्रूर नहीं थी जैसे ग्रीस में होती थी, इसलिए मेगास्थनीज उन्हें पहचान ही नहीं पाए। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र में राज्य चलाने की कला पर 15 सेक्शन हैं। इसमें सप्तांग थ्योरी है जो किसी भी स्टेट के 7 अंगों को डिफाइन करती है। चतुरंग बल यानी 4 हिस्सों वाली सेना और भाग जो कि उपज का 1/6 लैंड रेवेन्यू टैक्स था। ये किताब राजनीति के लिए इतनी परफेक्ट है कि आज भी इसे पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाया जाता है। मेगास्थनीज की इंडिका से एक और मजेदार बात पता चलती है। उन्होंने भारतीय देवताओं को सीधे ग्रीक देवताओं के साथ मैप कर दिया था। उनका दावा था कि भारतीय हेराक्लीज यानी भगवान कृष्ण और डायोनिसिस यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं। यही वजह है कि इतिहास में हमें हमेशा अलग अलग स्रोतों को क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने मिलकर एक अल्टीमेट साम्राज्य का निर्माण किया जो एक परफेक्ट मशीन की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब अशोक जैसा विजनरी और पावरफुल शासक इस सिंहासन पर बैठेगा तो आगे क्या होगा? इस सवाल के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास के अगले रोमांचक अध्याय के लिए सोचने पर मजबूर कर देने वाला ये सफर आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।